हमारी जेईई एडवांस की जो हम वो कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन, उसका पार्ट 2 वीडियो आ गया है और सामने 2018 जेईई एडवांस का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग वायर है, ऐसे ऐसे लंबी सी इनफाइनाइट है, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक जेड एक्सिस है, क्वेश्चन ऐसा बता रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ऐसे ये जो स्पेयर है ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिसकी रेडियस आर दे रखी है, ठीक है। सच डैट जो ये आर्क पी क्यू बन रही है इधर वो सेंटर पे सबटेंड कर रही है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है भाई साहब, सेंटर हो गए, ठीक है। और स्पेरिकल शेल है एज शोन इन फिगर, द परमिटिव ऑफ स्पेस इज ई नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ट्रू, पहला ऑप्शन है मल्टीपल करेक्ट है। इस शेल के थ्रू फ्लक्स होनी चाहिए इतनी और इस शेल की तरफ फ्लक्स होनी चाहिए इतनी, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। बी ऑप्शन कह रहे हैं द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अच्छा ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। तो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, आज स्क्रीन पे दिखा दिया क्वेश्चन, तो अब इसे ट्राई करते हैं सोल्व करने का। अब भाई साहब मेरे को क्वेश्चन में एक ऐसी सी फिगर दे रखी है, एक सेकंड भाई कैमरे को क्या हो गया, हाँ, कि ये मेरा एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये पॉइंट पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की कांस्टेंट है जो कि है लैम्डा, ये क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी एलसीडी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और कह रहे हैं जो कोड पी क्यू है एक ऐसे कोड ही होगी ना, तो ये सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रही है 120 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन हमें इतना कह दिया अब सिंपल सा, इसका रेडियस आर है, स्फीयर का रेडियस क्या है आर है, मतलब ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो फ्लक्स थ्रू द शेल, इस शेल के थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स कहाँ से आएगा यार, इसी चार्ज वायर से आएगा फ्लक्स, इसी चार्ज वायर से आएगा फ्लक्स। तो सबसे पहले देखो ये तो इनफाइनाइट वायर है बट फ्लक्स तो इस इतनी वायर से ही आएगा ना, क्योंकि ये इसके अंदर है, बाकी तो इनफाइनाइट का हम क्या ही करें। तो हमें लगभग इसकी लेंथ निकालने की है, कितने लेंथ की, तो अब सिंपल ज्योमेट्री लगाओ कि अगर ये 120 डिग्री एंगल है तो मैं इसका इधर काटू तो हो गया 60, ये है आर, ये है 60, तो ये क्या आ गया, ये हो गया आर कोस 60, हो गया आर साइन 60, तो इतना हिस्सा मेरा कितना हो गया आर साइन 60, तो ये भी क्या हो जाएगा आर साइन 60। तो टोटल पी क्यू की लेंथ क्या होगी, पी क्यू की लेंथ क्या होगी 2r साइन 60, मतलब 2r इंटू साइन 60 √3/2, तो क्या हो गया √3r। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड क्या होगा, लेंथ आ गई मेरे पास, अगर मैं लेंथ इंटू लैम्डा करूंगा, ये आ गई लेंथ और ये आ गई मेरे पास लैम्डा है, तो लेंथ इंटू लैम्डा करूंगा, क्यू होता है, क्यू क्या होता है, क्यू बाई एल क्या होता है लैम्डा, तो चार्ज निकालूंगा तो क्या लेंथ इंटू लैम्डा, तो लेंथ है मेरी √3r इंटू लैम्डा। तो और क्या कहते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इनक्लोज्ड इन ए क्लोज बॉडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए बॉडी बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई साहब। क्यू इनसाइड क्या है मेरा √3r इंटू लैम्डा, तो √3r लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे सामने एक ए ऑप्शन दिखता हुआ करेक्ट दिख रहा है, ये मेरा ए ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि √3r बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बाकी उस पर देखते हैं, बाकी इन पे चर्चा करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये है तो ये हो गया गलत, सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत। अब आते हैं इस पे, द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक है भाई साहब, ये क्या कर रहा है कि जो जेड कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 है। तो अब एक बात समझो, ये चार्ज्ड वायर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगी ना, और एक मेन बात, ये जेड एक्सिस दे रखी थी इन्होंने, ये जेड एक्सिस दे रखी थी, ऐसे क्वेश्चन में दे रखी थी, तो देखो यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकालेगी ना, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग थोड़ी ना है, जेड एक्सिस तो ये नहीं मेरी, ये तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस के अलोंग तो कोई भी नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है हमारी, कि ये बात भी ठीक है कि जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सारे पॉइंट्स पे शेल के। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, भाई नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ है, सरफेस के नॉर्मल कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब आओ, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ ए एंड बी।
आओ चेक करते हैं आंसर हमारा। ये तो एब्सोल्युटली गलत हो गया ये वाला, क्योंकि फ्लक्स इतनी आए तो इतनी हो नहीं सकती। ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जेड कंपोनेंट के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगी, इस एरो की डायरेक्शन में, इधर इधर कौन सा आएगी? क्योंकि ये चार्ज वायर है तो ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो ये सरफेस की पैरेलल हुई, जेड एक्सिस के अलोंग कहाँ हुई? तो ए बी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। तो चेक आंसर पे दबाते ही ये लो, ये देखो ये दो ही थे। तो ये देखो कितना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा था जेईई एडवांस 2018 ऑफलाइन में पेपर में। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेईई एडवांस 2018 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है, मास है इतना, चार्ज है इतना, रेस्ट पे है, टाइम बराबर 0 पे। टाइम बराबर 0 पे इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इन्फ्लुएंस हो गया इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे टाइम के फंक्शन में, ई टी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू है 1 न्यूटन कूलम इनवर्स और ओमेगा दे रखा है 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। Consider the only effect of electrical force on the particle, then the maximum speed means velocity जो भी होता है, attained by the particle is। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा। देखो यार यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रही है, टाइम फंक्शन दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लगेगा। तो अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जब हम एक कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, जो कि होता है क्यू ई के बराबर। फोर्स को लिख सकते हैं हम, जहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सेलरेशन तो चाहिए, तो फोर्स लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है, ताज़ा दिमाग में आया है बिल्कुल। मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्यू ई। ई हमें फंक्शन दे रखा है तो एक्सेलरेशन क्या लिख दूंगा मैं? क्यू ई। अरे ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यार, बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है हमें, तो ए हो गया क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई में मास। अब ए को लिख सकते हैं हम डीवी बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए। मैं डी टी को उधर भेज देता हूँ, तो क्यू बाई एम एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी 0, टाइम बराबर 0 पे, वेलोसिटी v हो जाएगी कुछ टाइम बराबर t पे, और मैक्सिमम निकालनी है। इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा v बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई एम। क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई एम, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्या होगी? टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर t। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस है इधर तो मैं लिमिट पलटा दूं, मैं 0 से t ऊपर कर देता हूँ कि माइनस चला जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूँ v बराबर क्यू ई नॉट बाई मास, ये cos 0 माइनस cos ओमेगा टी, तो cos 0 होता है 1 माइनस cos t, t पुट करेंगे तो ओमेगा टी। अब मेरे पास ये आ गया, उन्होंने क्या मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भाई साहब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? जब मेरा जो cos ओमेगा टी होगा वो -1 के इक्वल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2q एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई एम, ये हो गया हमारा v मैक्सिमम। ये केस आ गया v मैक्सिमम का। अब वैल्यू पुट कर दो, q दे रखा है 2 इंटू क्यू दे रखा है 1 कूलम, ई नॉट दे रखा है इन्होंने 1 बाई में ओमेगा, ओमेगा भी है इधर, ओमेगा दे रखा है 10⁻³ और मास दे रखा है 10⁻³ तो कट कटा के मेरे पास तो आंसर 2 आ रहा है। तो अब चेक करते हैं 2 ठीक है या नहीं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है एंड अरे क्या हो गया माउस को, 1 टाइप कर देते, छोड़ो 2 और चेक करें आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है हमारा 2। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जे एडवांस का ठीक ठाक क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जे एडवांस 2017 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे हेमिस्फीयर है हमारे पास ऑफ रेडियस आर शोन इन द फिगर, एक पॉइंट चार्ज क्यू जस्ट आउटसाइड द इमेजिनरी हेमिस्फीयर, मतलब इसके जस्ट बिल्कुल बाहर रखा हुआ क्यू चार्ज। फॉलोइंग इज अकर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो भाई साहब माउस को क्या हो चुका है, माउस बड़ा तंग कर रहा है। हाँ, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस एरिया इज दिस। सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स इतना जा रहा है, ठीक है।
टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व एंड फ्लैट सरफेस एरिया इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। क्या कह रहे थे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। बहुत बढ़िया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। तो सबसे पहली बात यार, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है ना हेमिस्फीयर, तो क्लोज सरफेस होता है। तो क्लोज सरफेस के बाहर रखा है यार चार्ज, तो इस पूरे सरफेस में फ्लक्स जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो बाहर है, तो टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। टोटल फ्लक्स कह रहे हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अंदर थोड़ी ना है इसके, कह रहे हैं जस्ट आउटसाइड का है ना, आउटसाइड है, अंदर थोड़ा अंदर होता तो हम कहते भी। तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है, ये ठीक नहीं होगा। अब हम डी ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। ये हमने इन्होंने कैसे कह दिया, तो ये भी एक सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बार मार्कर से समझाता हूँ बोर्ड पे, एक सेकेंड। तो ये देखो, ये कह रहे हैं फ्लैट टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस ये और उसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री, और ये हेमिस्फीयर है। तो मान लो चार्ज यहाँ रखा था, तो एक बात समझाओ कि हेमिस्फीयर के हर एक पूरी किनारे से इस सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट की दूरी आर ही तो होगी। यहां से लेके यहाँ तक की सारी दूरी आर होगी। ये बात 3D में सोचोगे तो पता चलेगा। एक मतलब आप इसे ऐसे समझ लो कि एक पॉइंट है और एक सरफेस है, तो सारी जगह से इसकी आर डिस्टेंस ही तो है। ये 3D फिगर है इसलिए समझ नहीं आ रहा, बट ये सारे सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू बाई आर। चार्ज सेम है, के तो कांस्टेंट है, आर हर जगह सेम है। तो मतलब ये बाउंड्री पे सारा इक्वी पोटेंशियल है, मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो ये डी ऑप्शन तो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। इसका मतलब कहने का क्या है कि फ्लैट सरफेस हमारा ये है, फ्लैट सरफेस पूरा एरिया कह रहा है, बाउंड्री नहीं कह रहा। तो ये कह रहा था नॉर्मल मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू हर जगह फ्लैट सरफेस पे कांस्टेंट है। तो ये बात तो हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वैल्यू की बात कर रहा है, तो वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। तो ये मान लो तो ये चार्ज है, जस्ट आउटसाइड है, तो मैं मान लेता हूँ इसका डिस्टेंस आर ही है यहाँ से, तो मतलब यहाँ से आर ही दूरी पे है। तो मान लेता हूँ जनरल किसी पॉइंट पे मैं ये ले लेता हूँ, ये जनरल कोई पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग करनी है। मान लेता हूँ इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है, इस चार्ज की तरफ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ई, और ये पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, मान लेता हूँ स्मॉल आर दूरी पे है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला। तो ये कंपोनेंट होगा ई परपेंडिकुलर। मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये ई है तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर बराबर ई कोस थीटा। ये एंगल आर है, ये रेडियस आर है, तो ये ऑफकोर्स इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यार ध्यान से देखो, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूले में ये स्मॉल आर आर है ना, और ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है यार। यहाँ से ले तक या आर सेम थोड़ी ना, यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ और डिस्टेंस होगा। ये तो हमने किसी जनरल इसी पॉइंट के लिए निकाला है। तो ये आर पॉइंट वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डिपेंडेंस पे आ रही है। तो ये कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है पूरे फ्लैट सरफेस एरिया पे। तो ये डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस एरिया। मतलब ये तो हमने फ्लैट सरफेस एरिया से निकाला, अब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि ये हमारा हेमिस्फीयर ऐसे है, ऐसे ऐसे फिगर है, तो इस कर्व सरफेस एरिया से इसका फ्लक्स बताना है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर है, हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हल्का सा दिमाग में लगाने की जरूरत है। एक सेकेंड। तो देखो, एक सेकेंड, कहाँ गया मार्कर, यस।
अभी हमने बात करी थी कि टोटल फ्लक्स इसका 0 है, तो टोटल फ्लक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें दो ही तो सरफेस है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक फ्लैट सरफेस एरिया है। मुझे कर्व सरफेस एरिया का निकालना है। ये कह रखा है ऐसा ऐसा है, बताओ है सच्ची में है तो निकाल, देखते निकाल के। कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स होगा नेगेटिव ऑफ फ्लैट सरफेस एरिया, फ्लैट। अब फ्लैट सरफेस एरिया का निकालना मेरे को बस में लग रहा है, क्योंकि फ्लैट सरफेस एरिया का फ्लक्स कैसे निकलेगा, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है ये जरूर पढ़ाते हैं एडवांस की क्लास में, क्योंकि एडवांस में सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। आगे क्या करते हैं हमको पता होता है कि हमारा सॉलिड एंगल क्या होगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है और ये रेडियस भी r है। जब r सेम हो तो थीटा कौन सा हो गया, 45 डिग्री हो गया हमारा। अब हमको क्या पता है कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं, ये होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा है 45, तो 1 माइनस कॉस 45, 1 माइनस 1/√2, ये हो गया हमारा फ्लक्स। अब देखो पूरे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल होता है 4 पाई और उसके लिए फ्लक्स होता है हमारे पास, मान लो अगर ये पूरा स्फीयर होता तो फ्लक्स कितना होता, क्यू इसके अंदर है और पूरा स्फीयर है तो Q/ε0 होता फ्लक्स, Q/ε0 होता फ्लक्स। और सॉलिड एंगल स्फीयर का क्या होता है 4 पाई। अगर मेरा सॉलिड एंगल ये है रो है, तो जो भी कहते हैं इसे Q/4 पाई ε0 इंटू दिस सॉलिड एंगल जो हमने निकाला है अभी, इसे पुट करो, ये हो गया 2 पाई। हाँ अब इसे पुट करते हैं तो क्या आएगा, फ्लक्स Q/4 पाई ε0 और सॉलिड एंगल की जगह 2 पाई इंटू में 1 माइनस 1/√2, 2 पाई 2 4 पाई, तो क्या आ गया Q/2 ε0 इंटू 1 माइनस 1/√2। और ये था हमारा माइनस में, क्योंकि हमने क्या निकाला था कि Q सरफेस बराबर माइनस ऑफ Q फ्लैट। Q फ्लैट मेरा ये आया और Q सरफेस क्या होगा, इसके आगे माइनस लगा दो। और ऑप्शन में भी बिल्कुल सेम डाटा दिख रहा है मेरे को कि Q/2 ε0 1 माइनस 1/√2, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया करेक्ट। तो इस सवाल का आंसर मेरे हिसाब से ए और डी बनता है, आओ चेक करें, यस ए एंड डी था। तो आज की वीडियो में हमने जी एडवांस 2018 के 2 क्वेश्चन एंड जी एडवांस 2017 के 1 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में 2020 के सारे क्वेश्चन करेंगे, 22 के भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर 23 पे जाएंगे अगर क्वेश्चन होंगे तो आज के लिए इतना ही, बाय।